नमस्कार, मैं धारा सिंह और आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल गुरुकुल धरा। वो इंतजार की घड़ियां खत्म। आप भी कई दिनों से सोच रहे थे कि ये अलंकार का चैप्टर कब तक चलेगा। तो अलंकार का चैप्टर जैसा कि मैंने बताया था कल का समापन हो चुका है और नया चैप्टर आज मैं आपको लेकर के आया हूं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12th क्लास 12वीं RBSC 12वीं के लिए। और अलंकार के बाद वो चैप्टर है शब्द शक्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब चैप्टर है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSC का शब्द शक्ति। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही सरलता से, बहुत ही सरल तरीके से आपको मैं बताने वाला हूं, तो सुनिएगा। शब्द शक्ति आपने सुना होगा, संसार में बोला जाता है, लोगों में बोला जाता है, दुनिया में बोला जाता है दैवीय शक्ति। दैवीय शक्ति कोई जो है देवी ऊपर की शक्ति, जैसे भूत प्रेत वाली दैवीय शक्ति यह है, वही यह है। तो कोई ईश्वरीय शक्ति और नारी शक्ति, यानी कि सब ये आज की नारी शक्ति है, अपने दम पर, अपने बल पर ये कुछ भी कर सकती है। और यहां तक कि नारी शक्तियों ने अपने बल पर, अपने दम पर आसमान को भी छू लिया है। आज अंतरिक्ष में जा रही है, जैसे सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला आदि। तो इसी तरह से जैसे नारी शक्ति, देवी शक्ति, इसी तरह से एक शब्द है, आपने सुना, वो है शब्द शक्ति। तो देखिएगा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, क्या डेफिनेशन है और कितने प्रकार होते हैं इसके। तो शब्द शक्ति जैसे देखिए कि नाम से विदित होता है शब्द। शब्द, अब शब्द किसे कहते हैं, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि शब्द जो है वर्ण से बनते हैं। और वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। और शब्द किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। तो शब्द, ये हुआ शब्द के बारे में। तो शब्द शक्ति क्या है, तो शब्द देखिए कि शब्द जो है अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से क्या है कि जो शब्द है, शब्द के दो भेद होते हैं। एक तो सार्थक, सार्थक यानी कि वह शब्द जिसका कि कोई निश्चित अर्थ होता है। एक होता है निरर्थक। निरर्थक कहते हैं नी का मतलब होता है रहित और सह का मतलब होता है सहित, अर्थात जिसका निश्चित अर्थ होता है वो सार्थक। और निरर्थक अर्थात वह शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकले, वो निरर्थक शब्द होता है। तो शब्द चाहे सार्थक हो और चाहे निरर्थक हो, दोनों का अपना महत्व है। निरर्थक अर्थात इसका तो कुछ मतलब ही नहीं निकलेगा, तो बात छोड़ो इसकी। तो क्या है कि सार्थक शब्द है, तो सार्थक शब्द क्या है कि कोई न कोई निश्चित अर्थ निकलेगा। अर्थात देखिए कि जो शब्द जो है, शब्द का जो अर्थ निकलता है, जो भी शब्द का जो अर्थ है, कुछ न कुछ तो अर्थ होगा ही होगा। यदि कोई अच्छा शब्द है तो डेफिनेट है उसका अच्छा अर्थ निकलेगा, और कोई शब्द यदि कोई बुरा शब्द है तो उसका क्या है कि निश्चित रूप से कोई गलत अर्थ निकलेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि शब्द जो है, जो शब्द का जो अर्थ है, वो अर्थ ही उसकी शक्ति होती है, उसकी पावर होती है। तो शब्द का जो अर्थ, तो जो बताने वाली जो पावर होती है शब्द का, कोई न कोई एक निश्चित रूप से क्या होगा, अर्थ होगा। तो जो वो अर्थ बताएगी, तो शब्द का जो अर्थ बताएगी वो ही क्या है, शक्ति है, अर्थात शब्द शक्ति। तो कहने का मतलब हम इसकी डेफिनेशन ले तो शब्द का अर्थ बताने वाली या शब्द का अर्थ प्रकट करने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं कि शब्द का अर्थ बताने वाली, अर्थात कोई न कोई क्या है कि शक्ति होती है, कोई न कोई पावर होती है हर चीज की। जैसे हर व्यक्ति की कोई न कोई ताकत है, जैसे मुकेश अंबानी की अपनी ताकत है, हमारी अपनी ताकत है, किसी व्यक्ति की और की अपनी ताकत है। तो ऐसे ही प्रत्येक शब्द की वैल्यू, पावर होती है, और उस पावर को बताने वाली जो शक्ति होती है उसे ही शब्द शक्ति कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि शब्द के अर्थ को प्रकट करने वाली या बताने वाली शक्ति को ही शब्द शक्ति कहते हैं। अब दोस्तों, प्रिय मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, कि आते हैं कि भेद। तो शब्द शक्ति के भेद जो है, शब्द शक्ति के मुख्य रूप से भेद जो है वो तीन भेद होते हैं।
कौन कौन से भेद होते हैं? एक तो होता है अभिधा, अभिधा, अभिधा शब्द शक्ति, शब्द शक्ति। और दूसरा होता है, वो होता है लक्षणा, लक्षणा शब्द शक्ति, शब्द शक्ति। और तीसरा जो इसका भेद होता है वो होता है व्यंजना, व्यंजना शब्द शक्ति, शब्द शक्ति। ये तीन तरह की शब्द शक्ति होती है। अब क्या है कि मुख्य रूप से अब जो तीसरी जो क्या है कि पहली है अभिधा शब्द शक्ति जो है, अभिधा शब्द शक्ति को देखते हैं कि ये कब होती है, कौन सी स्थिति में होती है। तो अभिधा शब्द शक्ति लेते हैं। अभिधा में क्या होता है? इसमें होता है मुख्यार्थ, मुख्यार्थ या फिर वाच्यार्थ, वाच्यार्थ या फिर कहेंगे हम अविधेयार्थ, अविधेयार्थ, अविधेयार्थ। सुनिएगा इनका क्या अर्थ निकलता है कि शब्द का मुख्यार्थ या वाच्यार्थ या अविधेयार्थ बताने वाली शब्द शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। ये इसकी साहित्यिक डेफिनेशन। एक बार फिर से सुनिएगा कि शब्द का मुख्यार्थ, वाच्यार्थ या अविधेयार्थ बताने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। सामान्य अर्थ समझिएगा क्या है इसका कि मुख्य अर्थ यानी मुख्य अर्थ, अर्थात जो है जो बोला जाए वही अर्थ लिया जाए। वाचार्थ, वाचार्थ, वाचार्थ यानी जो बांचा जाए, पढ़ा जाए वही अर्थ लिया जाए, उसे वाचार्थ। अविधेयार्थ, अविधेयार्थ कहते हैं सरल अर्थ, सामान्य अर्थ लिया जाए। तो जिस शब्द का मुख्यार्थ या वाच्यार्थ या सामान्य अर्थ लिया जाए तो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। इसका उदाहरण सुनिएगा कि जैसे ये कहा जाए यह एक लड़का है, ये कहा यह एक, कोई लड़का है सामने और जब कहा जाए कि उसको यह एक लड़का है तो क्या है? लड़का ही है, वो लड़का है। यदि कोई जानवर, जानवरों में जैसे गाय है तो यह गाय है, यह गाय है तो क्या है? वो गाय है। यह एक पंखा है, यह एक घड़ी है, यह एक मोटर है, यह एक कुर्सी है। यानी जो चीज है और उसका वही अर्थ लिया जाए, सामान्य अर्थ लिया जाए, अर्थात जो पढ़ा जाए, बांचा जाए वही अर्थ लिया जाए, यानी उसका मुख्य अर्थ लिया जाए। जो बोला जा रहा है, जो कहा जा रहा है वही उसका सामान्य अर्थ लिया जाए तो समझ लीजिएगा वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे और देखिएगा इसमें कि ये जो अभिधा शब्द शक्ति है, अभिधा शब्द शक्ति में मुख्य रूप से तीन शब्दों को, तीन प्रकार के शब्दों को मुख्य रूप से उपयोग में लिया जाता है। कौन कौन से? देखिए, पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। ओ योग रूढ़ शब्द। अब देखिएगा कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ किसे कहते हैं? कि रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द इसी में आते हैं अभिधा में, और यौगिक शब्द इसी में आते हैं योग रूढ़। तीनों शब्दों का, तीनों प्रकार के शब्दों का अभिधा शब्द शक्ति में प्रश्न बनता है। ये कॉम्पिटिशन के एग्जाम में आता है कि रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्दों का उपयोग कौन सी शब्द शक्ति में होता है? तो वो अभिधा शब्द शक्ति में होता है। रूढ़ का अर्थ क्या होता है? रूढ़ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चलन या प्रचलन, प्रचलन या परंपरा, परंपरा। रूढ़ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चलन, प्रचलन या परंपरा। और कहते किसे? रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका कि टुकड़ा नहीं हो सकता, जिनके की खंडे नहीं हो सकते, जिनके की विभाजन नहीं हो सकते। अर्थात वे शब्द जिनका की विभाजन नहीं हो सकता, जिनके की खंडे नहीं हो सकते, जिनके टुकड़े नहीं हो सकते। और काश यदि उनके कोई टुकड़े भी करे, विभाजन करे तो वो निरर्थक हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखिएगा कि रूढ़ शब्द होते कौन से हैं? कि रोटी शब्द है,
अब देखिए रूट शब्द में जैसे रोटी है, रोटी शब्द का, अब रोटी शब्द का विभाजन नहीं हो सकता, खंड नहीं हो सकता, टुकड़ा नहीं हो सकता, और काश यदि हम इसके टुकड़े भी करें तो ये निरर्थक हो जाएगा, यानी इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसी तरह से जैसे देखिए दूसरा शब्द है पंखा है, पंखा शब्द है, अब पंखा शब्द का टुकड़ा नहीं हो सकता, और यदि करे तो इसका क्या है कि कोई अर्थ नहीं निकलेगा, यानी कि विभाजन हो जाएगा। कहने का तात्पर्य रूट बेस्ड शब्द होते हैं जिनका खंड नहीं हो सकता, विभाजन नहीं हो सकता, और यदि विभाजन करे तो वो रूट शब्द नहीं रहेगा, क्योंकि उनका अर्थ नहीं निकलेगा, वो निरर्थक हो जाएगा। इसी तरह से क्या है कि बहुत सारे शब्द हैं, जैसे क्या है कि कपड़ा है, कपड़ा है, हाँ, और भी शब्द ले सकते हैं, जैसे क्या है चना है, आदि शब्द क्या है कि विभिन्न प्रकार के जो शब्द है वो क्या है कि ऐसे शब्द, लेकिन जिनका कि खंड नहीं हो सकते, टुकड़े नहीं हो सकते, यदि कोई खंड करे तो वो निरर्थक हो जाते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें रूट शब्द कहते हैं, और रूट शब्दों का उपयोग अभिधा शब्दशक्ति के अंतर्गत ही होता है। और दूसरा मैंने बताया इसी में, जो दूसरा है वो होता है कौन से शब्दों का उपयोग, यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द कौन से होते हैं, यौगिक शब्द सुनिएगा बेटा, यौगिक शब्द वे होते हैं जो कि अन्य शब्दों से मिलकर के बनते हैं, दूसरे शब्दों से मिलकर के बनते हैं, और जिनका खंड करे, टुकड़े करे, विभाजन करे तो उनका निश्चित रूप से कोई न कोई अर्थ निकलता है। जैसे ये देखिए कि, और इसमें मुख्य रूप से वो आते हैं जो समास और संधि, उपसर्ग, प्रत्यय आदि के माध्यम से जो शब्द बनते हैं वो सब क्या है कि यौगिक शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे ये देखिए कि विद्यालय शब्द है, विद्यालय, अब ये देखिए कि यह यौगिक शब्द के अंतर्गत आएगा। क्यों? इसका यदि विभाजन करे, खंड करे, टुकड़े करे तो आराम से हो सकता है, और निश्चित रूप से अर्थ भी देगा वो। जैसे टुकड़े किए इसके तो क्या हुआ, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, अर्थात, और दोनों का अर्थ भी निकल रहा। विद्या कहते हैं ज्ञान, आलय कहते हैं स्थान, अर्थात विद्या अर्जन करने का स्थान जो होता है उसे विद्यालय कहते हैं। तो इसके अंतर्गत, यौगिक शब्द के अंतर्गत वो ऐसे शब्द आते हैं, वो शब्द आते हैं जिनका कि खंड किया जा सकता है, जिनके कि टुकड़े किए जा सकते हैं। इसी तरह से हम जो है और भी, जैसे दशानन, दशानन शब्द है, दशानन, अब दशानन शब्द का है 10 प्लस आनन, खंड किए जा सकते हैं, इसके टुकड़े किए जा सकते हैं, विभाजन किए जा सकते हैं। इसी तरह से है वृषभानुजा, 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 वृषभानु शब्द के भी टुकड़े किए जा सकते हैं, वृषभ प्लस अनुजा, इस तरह से भी इसके खंड होते हैं। इसका दूसरा जो टुकड़ा भी किया जा सकता है, खंड किए जा सकते हैं, वृषभ प्लस अनुजा तो होता ही होता है, और वृषभानु प्लस जा, ये भी टुकड़ा होता है, खंड होता है। अर्थात ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों से मिलकर के तो बनते हैं, लेकिन उनका कोई निश्चित अर्थ भी निकलता है, अतः हम उन्हें क्या कहेंगे, यौगिक शब्द। अब तीसरा जो शब्द है, ये भी क्या है कि यौगिक शब्द जो है अभिधा शब्दशक्ति के अंतर्गत ही उपयोग में लिए जाते हैं। और तीसरा इसमें जो आने वाला है वो कौन सा आता है, वो आता है योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द। अब देखिए योग रूढ़ शब्द में क्या है, योग अर्थात इसमें क्या है कि रूढ़ भी है और यौगिक शब्द भी है, तो दोनों विशेषता पाई जाएगी। कैसे कि देखिए इसमें कि ऐसे शब्द जो कि अन्य शब्दों के मिलकर तो बनते हैं, ऐसे शब्द जो कि अन्य शब्दों के योग से मिलकर के तो बनते हैं, लेकिन क्या है, वो किसी निश्चित अर्थ के लिए निर्धारित हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं साथियों, मित्रों, दोस्तों, शायद आपने सुना भी नहीं होगा शायद आज तक, ऐसा मैं उदाहरण देने जा रहा हूं। देखिए इसमें जलज, जलज, अब जलज शब्द है, अब ये अन्य शब्दों से मिलकर के बना है, यौगिक शब्द की विशेषता इसमें कैसे, किससे बना है, जल प्लस जय, जल प्लस जय। अब जल कहते हैं पानी, जल कहते हैं पानी को, और जय का अर्थ होता है जन्मा, अर्थात इसका अर्थ होता है जल प्लस जय का अर्थ होता है यानी पानी में जन्मा, यानी
जल में जो उत्पन्न होता है वो क्या कहलाती है, वो प्रत्येक चीज जलज कहलाती है। अब जल में, पानी में तो सिंगाड़े भी होते हैं, लेकिन बताइए कि जब कोई जलज बोलता है तो जलज का अर्थ सीधे सीधे किससे लिया जाता है, कमल से। जलज मीन्स क्या होता है, कमल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जलज शब्द के जब टुकड़े करके और जब क्या है कि खंड करके, यानी जल प्लस जय, ये कहलाता है व्युत्पत्ति परक अर्थ। जब हम जलज शब्द का व्युत्पत्ति परक अर्थ लेंगे तो इसका अर्थ होता है जल में जन्म लेने वाला, जल में पैदा होने वाला, अर्थात जल में जन्म लेने वाली प्रत्येक चीज, चाहे वो मछली है, चाहे वो सिंगाड़ा है, चाहे वो कमल का फूल है, चाहे कोई अन्य चीज है, कोई भी चीज हो जो जल में पैदा होती है, वो सब है ना, वो जलज कहेगी। मछली को यदि जलज बोले, सिंगाड़े को यदि जलज बोले तो ये गलत अर्थ नहीं है, लेकिन कोई बोलता ही नहीं है। कोई जब जलज शब्द का अर्थ उच्चारण करता है, जब कोई जलज शब्द का उच्चारण करता है तो सीधे सीधे समझ जाते हैं जलज बोलते ही कि ये किसकी बात कर रहा है, कमल की बात कर रहा है। जबकि ऐसा भी हो सकता है, आप मछली को भी जलज बोल सकते हो, सिंगाड़े को भी जलज बोल सकते हो, प्रत्येक चीज जो जल में पैदा होने वाली है उसको भी आप जलज बोल सकते हो, क्योंकि इसका अर्थ जो होता है व्युत्पत्तिपरक, जल में पैदा होने वाली चीज जलज। तो इसी तरह से देखिए दूसरा, लेकिन ये फिक्स हो गया है, निर्धारित हो गया है, किसके लिए, रूढ़ हो गया है एक अर्थ के लिए, किसके, जलज, जलज मीन्स कमल, इसके लिए, इसलिए ये योग रूढ़ शब्द है। इसी तरह से जैसे पंकज शब्द है, पंकज, पंक प्लस जय। अब पंक मीन्स होता है कीचड़, अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला, और जय मन जन्म, अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाली चीज, वही कीचड़ में पानी होता है, अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाली प्रत्येक वस्तु को आप जो है पंकज कह सकते हैं। और जबकि ये कोई ऐसा कहता नहीं है, जबकि ये पंकज शब्द का भी अर्थ क्या होता है, कमल होता है। तो ये निर्धारित हो गया है, ये अर्थ फिक्स हो गया है, किसके लिए, कमल के लिए। जलज, जलज बोलते ही समझ जाते, जलज यानी किसकी बात कर रहा है, कमल की। इसी के साथ, अभिधा शब्दशक्ति के साथ ये चैप्टर को मैं विराम देता हूं। कल इससे आगे लक्षणा शब्दशक्ति पढ़ेंगे। धन्यवाद।